दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर डॉक्टर विजय अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक आज़ादी की कहानी का अध्याय 10 महात्मा गांधी का प्रवेश। दोस्तों इस पुस्तक में अत्यंत ही सरल तथा रोचक तरीके से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया है ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें। आइए शुरू करते हैं आज़ादी की कहानी का अध्याय 10 महात्मा गांधी का प्रवेश। सन 1915 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तब वे 46 वर्ष के थे। वे करीब 22 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। उस समय दक्षिण अफ्रीका पर भी ब्रिटेन का ही अधिकार था। वहाँ के गोरे अंग्रेज काले लोगों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीति अपनाते थे। महात्मा गांधी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका की नस्लवादी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष में जुट गए। वहां उनको काफ़ी समय तक सफलता भी मिली। सत्याग्रह और अहिंसा जैसे साधनों के प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही किए। हालांकि इस बीच भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से उनका कोई सीधा संबंध नहीं था, किंतु भारतीय नेता दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किए जाने वाले संघर्ष से परिचित थे। इसलिए जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्हें किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भारत लौटने के 1 साल के अंदर ही उन्होंने सबसे पहले अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे चाहते थे कि स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने से पहले देश की स्थितियों की अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली जाए। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी उन्हें ऐसा करने की सलाह दी थी। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि अपने लिए कुछ ऐसे लोगों को तैयार करें जो उनकी नीतियों के अनुसार काम कर सकें। इसलिए उन्होंने आश्रम की स्थापना की और वहां सत्य और अहिंसा के आदर्शों की शिक्षा दी जाने लगी। स्वयं गांधी जी रेल के 3रे दर्जे में सफ़र करते हुए देश भर में घूम घूम कर उसके मर्म का जायजा लेने लगे। चंपारण सत्याग्रह। अभी गांधी जी को भारत आए 2 ही वर्ष हुए थे कि उन्हें बिहार के चंपारण जिले में जाना पड़ा। यहाँ की समस्या बहुत पुरानी थी। वहाँ के गोरे बागान मालिकों ने किसानों में से एक ऐसे करार पर दस्तखत करा लिए थे जिसके अनुसार किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। चूंकि किसानों को इससे तनिक भी लाभ नहीं होता था, इसलिए किसान इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन गोरे मालिक इस बात के लिए तैयार नहीं थे। भारत के लोग दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा छेड़े गए आंदोलनों से परिचित थे, इसलिए चंपारण के किसानों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए गांधी जी को बुलाने का फैसला किया। गांधी जी शुरू में तो थोड़ा झिझके, किंतु किसानों के बार बार आग्रह करने के कारण अंत में सन 1917 में वहां जाने के लिए तैयार हो गए। गांधी जी जैसे ही चंपारण पहुंचे वैसे ही कमीशन ने उन्हें वहां से तुरंत चले जाने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने यह आदेश मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। गांधी जी का यह निर्णय भारत के नेताओं को चौंकाने वाला था। गांधी जी की नीति यह थी कि यदि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो इससे चंपारण के लोगों में आक्रोश फैल जाएगा, जिसके कारण अंग्रेज सरकार परेशान होगी, और यदि गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे अपना काम कर सकेंगे। दोनों ही स्थितियों में उन्हें फायदा था। अंग्रेज सरकार गांधी जी की इस नीति को ताड़ गई। फलस्वरूप उसने अपना आदेश वापस लेकर गांधी जी को गांव में जाने की अनुमति दे दी। भारत पहुंचने के बाद गांधी जी की यह पहली जीत थी। अब गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई तथा जेबी कृपलानी जैसे महत्वपूर्ण नेताओं के साथ मिलकर अपने काम में लग गए। वे गांव-गांव जाते और वहां से किसानों के बयान दर्ज करते। उन्होंने करीब 800 किसानों के बयान दर्ज करे। स्थिति को देखकर अंग्रेज सरकार ने भी एक जांच आयोग बिठा दिया।
गांधी जी उसके सदस्य बनाए गए। उन्होंने आयोग को यह समझाया कि नील की खेती की पद्धति समाप्त की जानी चाहिए। आखिर में किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए और इस प्रकार भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल हो गया। देखते ही देखते इस आंदोलन की सफलता की चर्चा पूरे देश में होने लगी। अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल। चंपारण आंदोलन के एक साल बाद ही गांधी जी को अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के बीच चल रहे तनाव में हस्तक्षेप करना पड़ा। समस्या यह थी कि वहां के मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग के समय दिए जाने वाले बोनस को लेकर गतिरोध पैदा हो गया था। मालिकों का कहना था कि जब प्लेग समाप्त हो गया है तो प्लेग संबंधी बोनस दिए जाने का कोई सवाल नहीं उठता, जबकि मजदूरों का कहना था कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए उन्हें बोनस मिलते रहना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने इस बारे में गांधी जी से हस्तक्षेप करने के लिए कहा। गांधी जी ने दोनों पक्षों को समझाकर इस बात के लिए तैयार किया कि इस मामले को न्यायालय को सौंप दिया जाए, लेकिन बाद में मालिकों ने हड़ताल का बहाना करके इससे अपने को अलग कर लिया। इससे गांधी जी को बहुत दुख हुआ। फलस्वरूप उन्होंने मजदूरों को हड़ताल करने के लिए कहा और उनकी 35% बोनस दिए जाने की मांग की वकालत की। इस मामले में गांधी जी ने खुद अनशन किया। स्थिति को देखते हुए मिल मालिक झुके और मामले को न्यायालय को सौंपने को तैयार हो गए। बाद में न्यायालय ने 35% बोनस देने का निर्णय सुनाया। इस प्रकार इस दूसरे आंदोलन में भी गांधी जी सफल रहे। पहले आंदोलन को उन्हें किसानों का हितैषी बना दिया था, तो दूसरे आंदोलन ने उन्हें मजदूरों का हितैषी घोषित कर दिया। खेड़ा सत्याग्रह, यह गांधी जी का तीसरा आंदोलन था। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की फसल नष्ट हो गई थी। इसके बावजूद सरकार उनसे मालगुजारी वसूल कर रही थी। किसानों की मांग थी कि मालगुजारी माफ़ कर दी जाए, लेकिन सरकार यह बात नहीं मान रही थी। गांधी जी ने अन्य कुछ नेताओं के साथ मिलकर जांच पड़ताल के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज़ है। उन्होंने किसानों से कहा कि वे लगान न दें और सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध जुझारू संघर्ष करें। किसानों पर इसका प्रभाव पड़ा। इसी बीच स्थिति को देखकर सरकार ने भी यह निर्देश दिया कि लगान उन्हीं से वसूल किया जाए जिनकी आर्थिक स्थिति लगान देने लायक हो। गांधी जी भी यही चाहते थे। इस प्रकार कठिन संघर्ष के बिना ही गांधी जी का यह आंदोलन सफल हो गया। इन तीनों आंदोलनों ने गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बना दिया। उन्हें लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। गांधी जी को भी इन आंदोलनों के कारण देश की जनता के नज़दीक आकर उनकी समस्याओं को समझने का मौका मिला। इससे वे यह अनुमान लगाने में भी सफल रहे कि भविष्य के अपने आंदोलनों में सफल रहेंगे या नहीं, और उन्हें भारत में अपनी रणनीति किस प्रकार बनानी चाहिए। इस तीनों आंदोलनों के कारण गांधी जी देश की जनता की शक्ति और कमजोरी दोनों से ही परिचित हो गए। रॉलट एक्ट, सन 1919 में सरकार ने एक ऐसा अधिनियम पारित किया जिसने एक बार फिर से पूरे देश को आक्रोश से भर दिया। भारतीय इतिहास में यह अधिनियम रोलट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। यह अधिनियम जिस समिति की रिपोर्ट पर आधारित था उसके अध्यक्ष का नाम रोलट था, इसलिए इसका नाम रोलट एक्ट पड़ा। इस अधिनियम के द्वारा सरकार को युद्ध में दमनकारी शक्तियां प्रदान की गईं। चूँकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध जारी था, इसलिए सरकार नहीं चाहती थी कि भारत में उसके विरुद्ध कोई भी आंदोलन हो। इस अधिनियम में यहाँ तक व्यवस्था की गई कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कैद में डाला जा सकता था। भारतीयों के लिए यह अधिनियम चौंकाने वाला था। इसके विरोध में केंद्रीय विधायिका परिषद के तीनों भारतीय सदस्यों मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मजरूल हक ने त्यागपत्र दे दिया। देखते ही देखते इस अधिनियम के विरोध में सारे देश में आक्रोश फैल गया।
चूंकि अब तक गांधी जी लोकप्रिय हो चुके थे, इसलिए उन्हें एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ने की जिम्मेदारी दी गई। गांधी जी ने एक सभा का गठन करके सत्याग्रह शुरू करने का सुझाव दिया। इसके लिए होम रूल लीग के सदस्यों से संपर्क किया गया। देखते ही देखते देश के बहुत से भागों में प्रदर्शन, हड़ताल, जनसभाएं, उपवास और प्रार्थना सभाएं होने लगी। कुछ विशेष कानूनों की भी अवज्ञा करने का निर्णय लिया गया। सरकार क्रूरता से इन सब का दमन करने लगी। अमृतसर, लाहौर की जनता बहुत अधिक उत्तेजित थी। वहां की स्थिति को नियंत्रित कर पाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि गांधी जी ने पंजाब जाकर लोगों को समझाने बुझाने का फैसला किया, लेकिन सरकार ने उन्हें पंजाब में घुसने से रोक दिया। पंजाब की घटनाएं हिंसक मोड़ ले चुकी थीं। वहां के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में सारा पंजाब उफन रहा था। वहां के टाउन हॉल और पोस्ट ऑफिस पर हमले किए गए, टेलीग्राफ के तार काट दिए गए और गोरे लोगों को मारा पीटा गया। इस गंभीर स्थिति को देखकर प्रशासन ने सेना बुलाकर नगर को जनरल डायर के हाथों सौंप दिया। जनरल डायर ने जनसभाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन जनता के ऊपर जनरल डायर के इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। उस दिन जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा आयोजित की गई। गांव और कस्बों से लोग बैसाखी के मेले में भाग लेने आने लगे। जनरल डायर को यह लगा कि यह उसके आदेश की अवहेलना है। फलस्वरूप वह सभा स्थल पर पहुंचा और निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जलियांवाला बाग 3 ओर से घिरा हुआ एक खुला मैदान था। उसमें एक ही छोटा सा निकास द्वार था। इस निकास द्वार पर फौजी सैनिक खड़े हो गए। जनता को चारों ओर से फौजियों ने घेर लिया और अचानक जनरल डायर ने निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। यहाँ तक कि उसने गोली चलाने से पहले चेतावनी तक देना ठीक नहीं समझा। जब तक राइफलों और मशीन गनों की गोलियां खत्म नहीं हो गई, तब तक फायरिंग होती रही। 10 मिनट तक निहत्थी जनता इस क्रूरता का शिकार होती रही। लोगों के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं था। ज़्यादातर लोग गोलियों से मरे और बहुत से लोग भगदड़ के कारण। हालांकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए थे, लेकिन वास्तव में यह संख्या हजारों के ऊपर थी। इस नृशंस हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध रह गया। लोगों की आंखों में खून उतर आया। गांधी जी ने महसूस किया कि पूरे देश का वातावरण हिंसात्मक होने जा रहा है। गांधी जी किसी भी हिंसात्मक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। फलस्वरूप 18 अप्रैल को उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। सन 1905 के बंगाल विभाजन के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड दूसरी बड़ी घटना थी, जिसने उपनिवेशवादी सत्ता के प्रति भारतीय लोगों के मन में घृणा का भाव पैदा कर दिया। इस घटना के कारण सारा देश एक जैसी भावना से जुड़ गया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग कांड के प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिए अपना खिताब वापस कर दिया। अपने को सभ्य कहने वाली अंग्रेज जाति की यह क्रूर सभ्यता भारत ने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने देख ली थी। अब अंग्रेजों का चेहरा भारतीय जनता के सामने बहुत साफ हो चुका था। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ होते ही देश में राष्ट्रवादी आंदोलन की एक नई धारा आई। अब तक पश्चिमी शिक्षा और प्रभाव के कारण देश में एक शिक्षित मुस्लिम वर्ग उभर आया था, जो अपने दृष्टिकोण में प्रगतिशील था। वह अपनी पुरानी परंपराओं से निकलकर नए वातावरण में सांस लेना चाहता था। इसके साथ ही सन 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ, उसके कारण यह संभावना बन गई थी कि भविष्य के किसी भी आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर भाग लेंगे। सौभाग्यवश यह अवसर खिलाफत आंदोलन ने उपलब्ध करा दिया। सन 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इसमें एक ओर ब्रिटेन था और दूसरी ओर टर्की। इस विश्व युद्ध में टर्की पराजित हुआ था। इसके कारण टर्की का विभाजन किया गया।
ब्रिटेन ने इस विभाजन में भाग लिया। इसके कारण भारत में रहने वाले मुसलमानों की भावना को आघात पहुंचा। असल में बात यह थी कि तुर्की के सुल्तान की स्थिति धार्मिक प्रधान यानी खलीफा की स्थिति थी। मुसलमानों ने टर्की के विभाजन को अपने खलीफा का अपमान समझा। वे यह महसूस करने लगे कि ब्रिटेन ने जानबूझकर टर्की के खलीफा को कमज़ोर बनाया है। ऐसी स्थिति में भारत के अली बंधुओं मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी बनी और देशव्यापी आंदोलन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में यह फैसला किया गया कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक मुसलमान सरकार के साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे। महात्मा गांधी और तिलक ने खिलाफत आंदोलन को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जबकि हिंदू और मुसलमानों में घनिष्ठ एकता स्थापित की जा सकती थी। इसलिए हिंदू नेताओं ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने की घोषणा की। गांधी जी ने यहाँ तक कहा कि खिलाफत का प्रश्न संवैधानिक सुधार और पंजाब के जुल्मों के प्रश्न से भी अधिक महत्वपूर्ण है। लगभग इसी समय देश में असहयोग आंदोलन भी शुरू हो रहा था। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन बेशक साथ साथ शुरू हुए, लेकिन खिलाफत आंदोलन लंबे समय तक नहीं चला। सन 1922 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की के लोगों ने सुल्तान से राजनीतिक सत्ता छीन ली। कमाल पाशा ने तुर्की को एक प्रगतिशील आधुनिक राष्ट्र बनाने की घोषणा की। धर्म को राज्य से अलग कर दिया गया, खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया, राज्य में यूरोप जैसा कानून लागू किया गया, शिक्षा को राज्य ने अपने हाथ में ले लिया, स्त्रियों को अधिकार दिए गए, राज्य में नए उद्योग स्थापित किए जाने लगे। इस प्रकार तुर्की में परिवर्तन होने के कारण भारत में भी खिलाफत आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई। भारतीय इतिहास में खिलाफत आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये है कि उसने शहर के मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। मुसलमानों के बीच राष्ट्रीयता की भावना भरने में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन सन 1920 का वर्ष भारतीय जनता के लिए घोर निराशा का वर्ष था। भारतीय यह मानकर चल रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन उनकी स्वराज्य की मांग की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। कहा तो जनता ने यह आशा किए हुए थी और कहाँ उसे उसके बदले में रोलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे आघात मिले। इसी समय सन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से भी जनता की व्याकुलता बढ़ी। मुसलमानों को भी यह लगने लगा कि उनके साथ धोखा किया गया है, क्योंकि टर्की के विभाजन में ब्रिटेन ने भी भूमिका निभाई थी। इस प्रकार सन 1920 तक ऐसी स्थिति बन गई थी कि यदि कोई वामपंथी नेता अंग्रेजों के पक्ष में एक भी तर्क जुटाना चाहे तो ऐसा करना शायद उसके लिए संभव नहीं हो पाता। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में महंगाई बहुत बढ़ गई थी। गांव के लोग सूखे, महामारी और प्लेग से जूझते हुए मौत के शिकार हो रहे थे। इसके बावजूद अंग्रेजों का दमन कम नहीं हुआ था। भारतीय नेताओं को यह साफ दिख रहा था कि जनता के अंदर विद्रोह की भावना जोर मार रही है। आवश्यकता सिर्फ उसे एक दिशा देने भर की थी। सन 1920 के ऐसे माहौल में इसे नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी गांधी जी ने उठाई। 22 जून 1920 को गांधी जी ने वायसराय को नोटिस देते हुए लिखा, कुशासन करने वाले शासक को सहयोग देने से इनकार करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। 1 अगस्त 1920 को 2 घटनाएं एक साथ हुईं। इसी दिन तिलक का निधन हो गया। उनके निधन से पूरे देश ने शोक मनाया और इसलिए पूरे देश में असहयोग आंदोलन के दिए तले हड़ताल हुई, प्रदर्शन किए गए, प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं और लोगों ने उपवास रखा। यह फैसला किया गया कि स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों का बहिष्कार किया जाएगा। गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार ने हिंद केसरी का जो खिताब दिया था उसे उन्होंने वापस कर दिया।
जल्दी ही गांधी जी के इस कार्यक्रम को कांग्रेस ने भी अपना लिया था और गांव और कस्बों में कांग्रेस की समितियां गठित की गईं और उन्हें आंदोलन के लिए कहा गया। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में पंजाब में शिक्षा का बहिष्कार किया गया। बहिष्कार का एक महत्वपूर्ण पक्ष था विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना। आंदोलनकारी कार्यकर्ता घर घर जाकर विदेशी कपड़े इकट्ठे करते और लोगों के बीच उन कपड़ों की होली जला दी जाती। गांधी जी के कहने पर लोग घर के अंदर विदेशी कपड़ों से बने परिधान, टोपियां और दुपट्टे उतार देते। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का स्थान जल्दी ही खादी ने ले लिया। अब खादी राष्ट्रीय आंदोलन की पोशाक बन गई। इस समय शराब की दुकान पर धरना देने का कार्यक्रम बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। विशेषकर महिलाएं शराब की दुकानों के सामने धरना देकर बैठ जाती। जब कोई व्यक्ति शराब खरीदने आता तो उससे ऐसा न करने का अनुरोध करती। इसके कारण सरकार का बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। आंदोलन के लिए धन इकट्ठा करना बहुत जरूरी था। इसके लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जिसमें देखते ही देखते 1 करोड़ रुपए से भी अधिक धन इकट्ठा हो गया। कांग्रेस के सदस्यों की संख्या भी 50 लाख तक पहुंच गई। कांग्रेस की सदस्यता के लिए उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कांग्रेस के सदस्यों से वार्षिक चंदे के रूप में 4 आने लेने की व्यवस्था की गई। इसी समय हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों में प्रवेश लिया। जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ आदि शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की गई। इनका मूल उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना था। अपने विरुद्ध आक्रोश का भाव देखकर ब्रिटिश सरकार ने एक नया फैसला लिया। उसने ब्रिटिश राज सिंहासन के उत्तराधिकारी प्रिंस ऑफ वेल्स से यह अनुरोध किया कि वे भारत आएं, ताकि भारत की जनता और राजाओं के मन में राज सिंहासन के प्रति निष्ठा पैदा की जा सके। प्रिंस ऑफ वेल्स ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया और 17 नवंबर 1921 को वे पानी के जहाज द्वारा बंबई पहुंचे। सरकार ने उनके स्वागत के लिए समुद्र के किनारे गेटवे ऑफ इंडिया बनाया, लेकिन अंग्रेजों की यह नीति सफल नहीं हो सकी। जिस दिन प्रिंस ऑफ वेल्स ने बंबई की धरती पर कदम रखा, उसी दिन पूरे भारत में हड़ताल की गई। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। बंबई में 3 दिन तक हिंसात्मक वारदातें होती रहीं। प्रिंस ऑफ वेल्स जहां जहां गए उन्हें केवल वीरान सड़कें और बंद दरवाजे ही मिले। भारतीय जनता की ऐसी एकता देखकर राष्ट्रीय नेताओं के हौसले बुलंद हो गए। चौरी चौरा कांड। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की सफलता के कारण गांधी जी पर यह दबाव पड़ने लगा कि वे राष्ट्रीय स्तर पर एक सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ें। इस आंदोलन में मुख्य रूप से अंग्रेजों के बनाए नियम कानूनों की अवहेलना करने की बात शामिल थी। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने सरकार को एक पत्र लिखकर चेतावनी दी कि यदि सरकार नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करेगी और राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं करेगी तो पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। जब अंग्रेज सरकार पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ तो गांधी जी ने मजबूर होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। उन्होंने जनता से यह अपील की कि यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक होगा, लेकिन दुर्भाग्य से आंदोलन अहिंसक नहीं रह सका। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कांग्रेस और खिलाफत आंदोलनकारियों का एक जुलूस निकला। इसमें करीब 3000 लोग शामिल थे। कुछ पुलिस वालों ने लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके कारण जुलूस के कुछ लोगों ने पुलिस पर धावा बोल दिया। बदले में पुलिस ने गोलियां चलाईं। इससे लोग उत्तेजित हो गए और उन्होंने पुलिस पर हमले कर दिए। जब सिपाही भागकर थाने में घुस गए तब भीड़ ने उसमें आग लगा दी। जो सिपाही थाने से भाग निकले उन्होंने भीड़ में मारकर आग में फेंक दिया। गोरखपुर के चौरी चौरा की इस घटना में 22 पुलिस वाले मारे गए। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। गांधी जी की इस आकस्मिक घोषणा से सारा देश स्तब्ध हो गया।
चूंकि आंदोलन अपने पूरे उफान पर था, इसलिए ऐसे समय पर आंदोलन को स्थगित किए जाने से कांग्रेस का मनोबल टूट सा गया। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोकप्रिय और युवा नेता ने गांधी जी की इस घोषणा की तीखी आलोचना की। इन नेताओं को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक घटना की सजा पूरे देश को क्यों दी जा रही है। कुछ लोगों ने गांधी जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुए। गांधी जी ने बार बार यही कहा कि मेरा आंदोलन अहिंसक है, हिंसक नहीं है। वस्तुतः गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का फैसला अपनी रणनीति के अनुसार ही किया था। वे यह देख रहे थे कि अंग्रेज सत्ता शक्ति से युक्त है, आंदोलन के हिंसक होते ही उसे शक्ति का उपयोग करने का बहाना मिल जाएगा और ऐसी स्थिति में यदि असहयोग आंदोलन को जारी रखा गया तो पूरे देश में लोगों का इतने क्रूर तरीके से दमन किया जाएगा कि भारतीय जनता का मनोबल टूट सकता है। चूँकि वे सत्ता के साथ हथियारबंद संघर्ष नहीं छेड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। यह आंदोलन भले ही असफल रहा, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि उससे राष्ट्रीय आंदोलन और अधिक मजबूत हुआ। राष्ट्रीय भावनाएं अब दूर दूर के गांवों तक पहुंच गई थीं। शिक्षित भारतीयों ने भारतीय जनता की शक्ति को तौल लिया था और उन्हें लगने लगा था कि भारतीय जनता पर भरोसा किया जा सकता है। साथ ही भारतीय जनता में एक नए आत्मविश्वास का जन्म हुआ और उसके मन से हुकूमत का भय निकल गया। निश्चित रूप से यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक लंबा कदम था। तो दोस्तों, ये था आज़ादी की कहानी का अध्याय 10, महात्मा गांधी का प्रवेश। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रवेश निश्चित ही एक क्रांतिकारी घटना थी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा और दशा प्रदान की और अंत में महात्मा गांधी के नेतृत्व ने भारत को सफलता या स्वतंत्रता दिलाई थी। दोस्तों, पुस्तक का अगला अध्याय अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।